भाई मेरा रूप एक ही है। हाँ। पहली बात तो मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं। आप बोल रहे हो ना जी जी। तो आप जब जना आपके सामने होना चाहिए ना, कौन सी बात है? बीजेपी क्या कौन सी बात? सर सुनिए तो सही। अच्छा सुनिए तो सही। ओवैसी साहब ने जो बोला छोड़ दीजिए ना, मुझे नहीं। ओवैसी साहब ने जो बोला उनकी सर आंखों उनको रखिए, दूसरी बात कीजिए। आप जवाब दीजिए मुझे, आप मुझे जवाब दीजिए कि किससे मिलते हैं। ये बात उन लोगों को समझ, उन लोगों को नहीं समझानी ना, मैं आपको पूछ रहा हूं। आपने मुझे पूछा है। हमारे बहुत सारे मुसलमान, मैं नाम लूंगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, जो तन्हाई में मिलते हैं बंद कमरों में, वहां जाकर। मैं तन्हाई में नहीं मिलता, मैं खुल के मिलता हूं और जो बात है खुल के कहता हूं। लोग हैं जो मिलते हैं, छोड़िए ना, आप सबको मालूम है। अच्छा, सबको पता है कौन है। आप नहीं बताएंगे, मैं क्यों बताऊं? आप सबको मालूम है कि कौन कौन मिलते हैं, मैं खुल के मिलता हूं। जब आप मिलते हैं तो कभी ये बात नहीं होती कि ये जो नारे लगते हैं मुसलमानों के खिलाफ, या जिस तरह से बिल्किस बानो का, चूंकि गुजरात से है सर, जिस तरह से उनके गुनहगारों का महिमा मंडन किया गया, मालाएं पहनाई गई, तो कभी ये नहीं लगता कि ये समाज को जरूरत है, समाज को ये नैतिक पतन हो रहा है समाज का इस तरह से? तो आपको क्या लगता है? रिजल्ट तो यार अल्लाह मियां नहीं पूछता और आप मुझसे रिजल्ट पूछते हो। कुरान कहता है साफ कि तुम्हारा काम है सही बात को पहुंचाना। अल्लाह पाक तो रिजल्ट पूछता नहीं है और आप मुझसे पूछते हो रिजल्ट। यार ये कौन सी बात है? 1922 में मेरे परदादा ने अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी कायम की थी, 1922 में। द रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम अकरम त्यागी और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जिनका शुमार देश के उन चंद बुद्धिजीवियों में होता है जो इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। उनका नाम है ज़फ़र सुरेशवाला। मानू के चांसलर रहे हैं और इस वक्त में मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन को लेकर के तालीम और तरक्की अभियान चला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, आसाम से शुरू हुआ मदरसों का सिलसिला और अब यूपी में जो सर्वे की बात आ रही है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, मैं दो तीन चीज़ें हैं मेरे लिए इसमें कि, और मैं वो एक ख़ानदान को बिलोंग करता हूँ कि जिसका कम से कम 75-80 साल से मदरसों से ताल्लुक़ रहा है। इसलिए कि मेरे दादा और उसके बाद मेरे वालिद, चचा और फिर अब मेरे कज़िन्स, मैं भी किसी ज़माने तक उसको हैंडल करता था। यानी हमारी जो ज़कात का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो मदरसों में जाता था। और कम से कम, यानी मैं ख़ुद जिसको कहते हैं एक तस्दीक नामा एक चीज़ होती है कि लोग पूछते हैं कि भाई ये मदरसे का, तो हमारी तस्दीक चलती थी गुजरात में, अब भी चलती है, क्योंकि हम लोग बाकायदा जिस मदरसे को देते थे तो जाके उसकी पूरी तहकीक करते थे। वो मदरसा कहाँ है, कैसा है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, पूरी हमारे पास डिटेल होती थी। इसलिए कि फ़र्ज़ी भी बहुत चलते हैं, बहुत बड़ी तादाद में फ़र्ज़ी मदरसे भी चलते हैं, फ़र्ज़ी और रसीद बुक लेके लोग। तो हमारा एक मुसलमानों को उस ज़माने में भी और आज भी एक बात ये होती थी कि भाई देखो, आप ज़कात जो दे रहे हो तो ये ज़कात देने वाले की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ आप दे रहे हो या जिसको दे रहे हो सही पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। ये कोई वेट उतारने का काम नहीं है। और आमतौर से हमने देखा कि जो मालदार तबका है या जो कारोबारी लोग हैं, अब ज़कात निकालनी है, अब वो जो आया दे दी, कभी तहकीक नहीं की कि भाई ये कहाँ जा रही है, ये सही जगह पे पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। तो हमारी ये हम इसको देखते थे। तो उस ज़माने में, यानी मैं बात कर रहा हूँ हमारे बचपन में, तो हमारे चचा जो हैं वो सिर्फ उसी मदरसे को देते थे चंदा जिसका ऑडिटेड बैलेंस शीट हो, जिसको गोशवारा कहते हैं। अगर गोशवारा नहीं होता था, या देते थे कि देखो इस साल मैं दे रहा हूँ, आइंदा साल अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं है तो मैं नहीं दूंगा आपको। और वो गोशवारे में एक ही चीज़ उठाते थे, बोलते हैं ना वो हमारे घर की जो औरतें हैं, जब चावल पक रहा होता है तो एक दाने को चेक करती है, उससे पता चल जाता है। तो वो दो चीज़ों को चेक करते थे कि भाई ज़कात कितनी कलेक्ट की आपने और ज़कात के मद में कितना खर्च हुआ, भाई जहाँ से आया। और हम सब जानते हैं कि जो ज़कात का पैसा जो है वो सिर्फ चंद जगहों पर ही इस्तेमाल हो सकता है। और वो इसलिए ज़कात के पैसे मदरसे में इसलिए जाते हैं कि मदरसों में बहुत बड़ी तादाद में ज़कात के हकदार बच्चे पढ़ते हैं। अब ज़कात का पैसा जो है मदरसे में अगर जाए तो वो कहाँ खर्च होगा? मतबक बोलते हैं जिसको, जो फूड जो है खाना,
बच्चों की रिहाइश, बच्चों के कपड़े, यानी बच्चों की जो लाइवलीहुड है उसी में वो पैसा इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारे चचा मेजर करते थे कि भाई 50 लाख आए, कहते थे भाई ये तुमने ये, यानी वो देखते थे कि अगर मोहतमिम साहब ने गाड़ी ली तो क्या नहीं ले सकते आप इस पैसे से, इस पैसे से आप ज़कात में की मद में जो आया है आप उस पैसे से हज नहीं कर सकते, आप उम्रा नहीं कर सकते, आप कोई बिल्डिंग कमरा भी नहीं बना सकते। तो हम तो तब देखते थे कि भाई ज़कात के कितने पैसे आए, क्या है, और उसके बाद हम लोग सालाना एक आध मरतबा अपने लोगों को भी किसी को भेजते थे कि भाई मदरसे के जो बच्चों की जो हॉस्टल है वो कैसी है, उनको जो खाना मिलता है वो कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरली जो और ज़्यादा जो बहुत बड़ी तादाद में जो मदरसे हैं हिंदुस्तान में, बड़ी तादाद में, वो यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में। मैं खुद गया हूँ, यानी मैं बात कर रहा हूँ अपने बचपने के। मैं बंगाल के भी किसी नॉर्थ में, मुझे याद है मेरे वालिद साहब ने भेजा था कि भाई जाके देख के आओ। मैं बात कर रहा हूँ, यानी मैं शायद 2nd ईयर कॉलेज में था, तो हम जाके देखते थे, चेक करते थे। तो ये तो जिम्मेदारी हमारी थी। और आम तौर से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो नुमाया जितने मदरसे हैं उसमें कोई, यानी जो बच्चों को जो खाना मिलता है बेहतरीन मिलता है, उनको जो उनका जो कपड़े वगैरह जो मिलते हैं, उनकी जो रिहाइश है। और एक बात समझना ज़रूरी है कि भाई 90% से ज़्यादा बच्चे मदरसे में वो पढ़ते हैं। अभी मैं एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के, उनको मैं समझा रहा था, वो कह रहे थे कि सरकारी स्कूल है। मैंने कहा वो बात नहीं है, मैंने कहा वो जो गरीब आदमी सरकारी स्कूल में तो भेज सकता है, मुफ्त है, लेकिन वो खिलाएगा क्या। तो मदरसों को आप ये कह सकते हो कि दे आर द बेस्ट NGOs इन द वर्ल्ड, इसलिए कि मदरसे में 90% वो बच्चे आते हैं कि जो बाप उन बच्चों को 3 टाइम खिला भी नहीं सकता। तो कम से कम ये मदरसे वाले उन बच्चों को 3 टाइम खिलाते हैं, उनको कपड़े देते हैं, और उनको रिहाइश का सामान है भाई 10-11 साल तक उनका हो जाता है, प्लस तालीम भी दे देते हैं। हाँ, कुछ उसमें कमी ज्यादतियां हैं कि भाई कुछ सिलेबस को लेकर जो मदरसे वालों को उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। अब मदरसे में मालदार बच्चे तो जाते ही नहीं है, यही जाते हैं। तो ये उस तक ये लोग बेहतरीन काम करते हैं। यानी हमको यूँ समझ लीजिए कि अगर मुसलमानों का 4% बच्चा भी जाता है तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती, उसके बदले ये उठा रहे हैं, तो सरकार का बोझ हल्का कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मदरसों को भी अब देखने की जरूरत है ज़माने के साथ कि भाई जो सिलेबस है आपका वो रेलेवेंट है या नहीं है। हो सकता है भाई हर दौर में प्लस माइनस होता है ना, भाई ये किताब है भाई ठीक है। कई इल्ज़ाम मदरसों पर हैं, कई इल्ज़ाम मदरसों पर लगाए जा रहे हैं। कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा लगाए गए हैं, कुछ जो दक्षिणपंथी आप उन्हें कह सकते हैं, जो विचारधारा वाले लोग हैं, उनके माध्यम से लगाए जाते हैं कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जाता है। आप इन इल्ज़ामात से सहमत हैं सर? क्या मैं तो क्या भारत सरकार भी नहीं है जी। भारत सरकार का जो रिपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ जी, कि जो मुसलमान आतंकवाद में पकड़ाएं, जो भी 100-200 जो भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टॉप डिपार्टमेंट है जी, वो कहता है कि उसमें मदरसे के 7% हैं। कितने हैं? 93% यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और सिर्फ इधर नहीं, उधर का भी जो आतंकवादी मिजाज है या जो बिल्कुल जो रिलीजियस फैनेटिक है, वो भी शिशु विहार का नहीं है, या जो हिंदुओं के जो शिशु मंदिर वगैरह है उसका नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। क्रिश्चियन फैनेटिक्स जो हैं यूरोप में, वो कौन है? वो कोई चर्च में पढ़े हुए नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। इसी तरह जो जूइश एक्सट्रीमिज्म है, वो भी उनके, मैंने जूस के भी मदरसे देखे, वो वहां के प्रोडक्ट नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट है। तो ये जो आतंकवाद या जो हाई जो एक सरचार्ज जो सोच है वो मदरसे से नहीं निकली, ये तो सरकार जानती है। बल्कि हमारी सरकार का एक और इंटरनल रिपोर्ट है कि आईसिस जो है, आईसिस में पर मिलियन आबादी में लोएस्ट कहां से है मालूम है? हिंदुस्तान के पर मिलियन लेस देन 0.5 है। अमेरिका के 650 हैं, यूरोप के उससे ज्यादा है। एवरी मिलियन पॉपुलेशन के इतने, और उसमें भी यानी
सिर्फ यहाँ ही नहीं, यानी जो जो दुनिया में चाहे आप अल-कायदा ले लो या आईसिस ले लो या दूसरी जो इस किस्म के जो वो हैं, उसमें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी मदरसे की प्रोडक्ट नहीं है, बहुत कम है। तो अब वो जो बोलता है वो बेचारे उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ मदरसे वालों को ये करना चाहिए, भाई एक काम करो, आ जाओ 3 दिन रहो हमारे यहाँ, हम मेहमानी करेंगे और आप पूरा देखो और फिर देख के चले जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि मदरसे वालों को खोल देना चाहिए, क्या हो भाई देखो। नहीं, मदरसे तो बंद कहाँ है, मदरसे तो नहीं, बुलाएं जी, बुलाएं उनको, भाई आ जाओ जी। इसमें आप बार बार एक चीज को कहते हैं कि डायलॉग करना चाहिए मुसलमानों को। सर डायलॉग कहाँ तक करें? ट्रिपल तलाक की बात आती है, सीए की बात आती है, उसके बाद में फिर ये अब नया पिछले दिनों जो आपने देखा अजान का विवाद, हिजाब का विवाद, लाउड स्पीकर विवाद, अब मदरसों का मामला, ये जो सारी एक साथ चली आ रही है चीजें, इसमें कहाँ तक डायलॉग करें सर? ये क्या आपको नहीं लगता है कि निशाना बनाया जा रहा है? देखो जी, निशाना इसलिए बना जा रहा है कि तुम निशाने बन रहे हो। मुझे अभी हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सलीम साहब, जो जिन्होंने बेहतरीन, यानी यूँ समझ लीजिए जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने लिखी है कोई ने नहीं लिखी। वो बात हो रही थी कि भाई मुसलमानों को रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, रोज़ कोई ना कोई आपको कुछ आएगा अलग है, जो आपने जो नाम लिए ये नाम से आएगा। बोले सुनील गावस्कर बन जाओ। सुनील गावस्कर साहब क्या करते थे? माइकल होल्डिंग, डेनिस लिली, दुनिया के ज़बरदस्त बॉलर, वो सीधा अपने बैट को उठा लेते थे, जाने देते थे। देखिए ये जो आप जिन लोगों का आपने जो नाम लिया या जो लिया, उनको हर एक को एक विलन चाहिए, गब्बर सिंह चाहिए, ये सलीम साहब कहते थे। बोले अगर शोले में गब्बर सिंह निकल जावे तो जय और वीरू क्या करेंगे, फिल्म चलेगी? तो बस तुम, जिस पे मेरे वालिद मुझे एक शेर सुनाते थे जिसका एक मिसरा है, तुम बन जाओ रात का सन्नाटा जो धीरे धीरे फैलता है सारी दुनिया पे छा जाता है। वो इसलिए कि मेरे वालिद यूँ कहते थे कि देखो मगरिब होती है, गुरूब होता है और थोड़ी देर में एकदम अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता रात कब हो गई। तो तुम अपनी जिंदगी को ऐसे बना लो, तुम बन जाओ रात का सन्नाटा, मतलब खामोशी से अपने काम में लग जाओ, जो तालीम के जो वगैरह जो आपने किए, जो 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 रिफॉर्मेटिव जो काम है, चुपचाप लग जाओ उसमें और इन सब बातों को छोड़ दो। देखिए उनकी दुकान कब चलती है पता है? तुम रिएक्ट होते हो, उनका काम हो जाता है, छोड़ दो। हम रिएक्ट करना छोड़ दें तो देखो बंद हो जाएगा सबका। नहीं, फिर ये कहा जाता है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी है। इस चूड़ी टाइट वाली जो चूड़ी टाइट की हुई, यानी कि मुसलमानों को जब से मोदी और योगी आए हैं, मतलब तो तब से जो है इन्हें टाइट क्या हुआ है, ये सीधे लाइन में चल रहे हैं। कुछ नहीं, देखो ऐसा है भाई, देखो ऐसा है। अरे देखो मुसलमान जो है ना, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ जी, यानी मैंने तालीम और तरबियत के पिछले 7 साल में 53 शहरों में 53 सिटीज़ में प्रोग्राम किए जहाँ मेरा जाना हुआ। यानी ये 53 शहर हुआ है कि जहाँ 2-3 मरतबा जाना हुआ, इसलिए कि पहले एक बार मालूम करने के लिए, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कोई ना डरा हुआ है ना कुछ है। ये ठीक है, ट्विटर और उसको देखोगे तो आपको लगता है, और वो ट्विटर में भी जो मुसलमान है ना वो हैं जिनको ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ट्विटर पे आ गए 1-2 लिख देते हैं, कोई डरा हुआ नहीं है मुसलमान। और आपने जो बात की थी डायलॉग की, मैं उस पर आता हूँ। देखिए मोदी साहब की जो हुकूमत थी और जिस तरह से आई, जो हमारे सबके सामने है, तो हमने उस वक्त तय किया कि भाई ठीक है। और मोदी साहब ने ये कहा, हम जब पहली मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि यार देखो मैं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ। ये 2003 में जब वो 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आ गए थे, बोले भाई मैं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ। बोले सियासत में चीफ मिनिस्टर उसका ही नहीं होता जिसने वोट दिया है, वो तब तक होता है, एक बार इलेक्शन हो गया, डिक्लेयर हो गया तो फिर वो सबका है, वो सरकार सबकी है। यार मुझे वोट मत दो, मेरे पास आओ तो सही, अपने काम तो कराओ। ये मोदी साहब का सबसे पहला डायलॉग था मुझे। हमने उस पर अमल किया 2005 से जब तक वो, मतलब 8-9 साल बराबर मुसलमानों का एक तबका जो गैर सियासी लोगों को हमने नहीं लिया। और मैंने 3 मरतबा, मुझे बिल्कुल याद है, मैं सिर्फ उलमाओं को लेकर गया, उसमें मदरसे के मोहतमिम, मदरसे के शेखुल हदीस और जो मदरसे के जो मेन ट्रस्टी थे, हम लेके गए मोदी साहब के पास। एक मरतबा मुझे अभी तक बिल्कुल याद है, 2011 में गालिबन, मोदी साहब ने कहा यार एक बात बताओ, तुम मदरसे में पढ़ाते क्या हो? तो एक मुफ्ती साहब खड़े हुए और उन्होंने अव्वल जो दर्जे से लेकर दौरे हदीस तक क्या क्या पढ़ाते हैं वो सुनाया। तो मोदी साहब कहते हैं यार मतलब पढ़ाते हो, 9 साल एक मुस्तकिल एक तालीम दी जाती है, वो अलग बात है कि वो रेलेवेंट है नहीं रेलेवेंट,
तो मैंने वहीं पकड़ा, मैंने कहा सर यहीं आपकी मदद की ज़रूरत है। तो बोले वो क्या? तो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये मदरसे की जो डिग्री है इसको आप इक्विवेलेंट बना दो, BA BCom। तो मैंने कहा भाई देखो ये तो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो मैंने कहा कि सर उसके बदले एक चीज़ आप कर दो हमको, कि ये मदरसे के जो बच्चे हैं, चूंकि ये कोई स्कूल में गए ही नहीं है कभी भी, 4-5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में बच्चे भेज देते हैं, 9 साल 10 साल, यानी 17-18 साल की उम्र में ये बाहर निकलते हैं, 20 साल की उम्र में। अब जाएँ तो कहाँ जाएँ? अब इनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो वह क्या हो सकता है? तो मैंने कहा सर इतनी इजाज़त दे दो कि ये डायरेक्ट SSC में एग्ज़ाम दे सके। तो बोला तैयार है? वहीं पूछा। तो इंसिडेंटली एक मदरसा है, मुझे याद है अभी तक, घड़ा एक जगह है गुजरात में, हिम्मतनगर के पास, जो नदवे के पैटर्न पे चलता है मदरसा। तो वो खड़े हुए कि हमारे यहाँ हम बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन अगर आप दो तो मेरे बच्चे तैयार हैं। मेरे बच्चे अभी इम्तिहान देने के लिए तैयार है। मोदी साहब ने वहीं इजाज़त दी। 14 बच्चों ने 2012 की मार्च में SSC की एग्ज़ाम दी, सब एवरेज 70% लेकर आए। उसके बाद 12th की। अब आज मैं आपको बता सकता हूं उसमें वो मौलाना है, हाफिज, कारी, मौलवी और स्ट्रक्चरल इंजीनियर। हाफिज, मौलवी, कारी, फार्मासिस्ट, वो सब 14 ने ग्रेजुएशन, किसी ने फार्मेसी में, किसी ने इंजीनियरिंग में, या कम से कम BCom तो किया। फिर वही सिलसिला जब मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जब गया तो सरकार ने, बताइए, जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, जो चीज़, वही डायलॉग का नतीजा, जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि मुझे याद है 2016 में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, परवेज़ हुदबॉय, जो फिजिसिस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि भाई जो चीज़ मैं हिंदुस्तान में देख के आया हूँ हम 70 साल में पाकिस्तान में नहीं कर सके। 2015 में ये सरकार ने इजाज़त दी कि भाई, हमने उनके लिए कहा कि भाई 250 मदरसे आइडेंटिफाई किए थे कि ये मदरसे के जो बच्चे हैं ये डायरेक्ट आए मौलाना आज़ाद में। हमने ब्रिज कोर्स बनाया उनके लिए कि भाई वो ब्रिज कोर्स में गुजरा और उसके बाद दे कैन गो फॉर इंजीनियरिंग, जहाँ भी वो जा सकें। तो ऐसी वो खेप है कि मौलाना भी है, इंजीनियर भी है, मौलाना भी है, इकोनॉमिस्ट है, मौलाना भी है और लॉयर भी है। तो फिर हमने और मेहनत की। तो अभी ये सरकार ने ये नेशनल ओपन स्कूल को बहुत आसान कर दिया। अभी कम से कम 200 से 250 मदरसे हैं मुल्क में जहाँ पर नेशनल ओपन स्कूल का सेंटर है। जी। तो देखिए ये कब हुआ, मिलते गए। मुझे आप बताइए, ये यूपी में आया, कितने मुसलमानों का वफ्द जाके चीफ मिनिस्टर से मिला? बात की आपने? नहीं। आसाम की आप बात कर रहे हो, आसाम में तो बहुत बड़े हमारे हैं जो बड़ी अलमबरदारी करते हैं मुसलमानों की, जाके मिले। भाई देखिए टीवी पे बोलना वो तो बहुत बेकार है। अब आप मैंने बोल दिया, ने कंडेम कर दिया, ने ट्विटर पे बोल दिया, नहीं। असल ये है कि आपने उस चीफ मिनिस्टर से, वो सरकार से जाके बात की, अपना मसला रखा, वो असल है। तो आपको चाहिए कि आपका जो मसला हो रखो भाई उनके सामने। तो ये है डायलॉग। नहीं, डायलॉग है सर, लेकिन कहाँ है? मुझे आप बताइए। मुझे एक मिनट है आपकी बात। जी सर। आप योगी साहब की 7-5 साल हुकूमत रही पहले। जी। कितने मुसलमानों का वफ्द, देखिए सियासी लोगों की बात नहीं करता मैं, गए मिलने? नहीं गए। मैंने बुलाया ना जी, तो मुझ पर बिके हुए का फतवा लगाया। वो जो मेरी एक इंटरनेट पे तस्वीर है कि मैं योगी साहब को कुछ दे रहा हूँ, जी, उस पर मुझे पता नहीं कौन से फतवे लगाए। वो मैं योगी साहब को रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, जी वो ट्रोलिंग है, वो जो भी हो, ना फतवे हैं। ट्रोलिंग मुझे बहुत पता है जी सर, ट्रोलिंग और फतवे जी। मैंने योगी साहब को क्या दिया था? रिक्वेस्ट। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए ज़मीन मांगने गया था मैं, और वो तैयार भी हो गया था। बाद में मेरे वालों ने उसको कंटिन्यू नहीं किया उस पर। तो उस पर तो ये होते हैं। तो मुझे आप बताइए ना कि 5 साल में कौन सा मुसलमान वफ्द जाके योगी साहब को मिला? सर किन किन बातों पे? हर बात पर। एक मिनट अब आप किन किन छोड़िए नहीं, एक भी बात पे गए आप? गए? एक भी बात पे आप गए? किन क्यों बोलते हो आप? गए हो आप? जब जाने से पहले ही सर, एक मिनट, जाने से पहले कुछ मसला होता है तभी तो जाना होता है। अरे एक मिनट, आप बातचीत किससे करते हो? बातचीत उससे की जाती है जिससे आपकी दुश्मनी है। एक मिनट, इजराइल और फलस्तीन बात करता है ना, या इजराइल और अमेरिका बात करते हैं? बात किसकी होगी? जिससे आपकी वो है। तो आप गए एक भी बार?
तो आप गए ही नहीं है, तो क्या इल्म गैब है आपको? तो ये बातें सही नहीं है। आप जाइए, बात रखिए, हाँ। एक बार नहीं 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, गए ही नहीं आप तो। जी, जाने से पहले ही बुलडोजर भेज के सब कुछ। अरे यार, आइए, बुलडोजर तो अभी आया, सुनिए। अरे भाई, बुलडोजर अभी आया ना, बुलडोजर अभी आया जी। और मैं एक बात बोलता हूं, मुझे एक बात बताइए कि ये निपुर शर्मा का जो भी चैप्टर हुआ, क्या उसके लिए हमको जुलूस में निकालने की जरूरत थी? नहीं। एक जरूरत थी? नहीं। शरीय एतबार से मुझे बताइए। नहीं, जरूरत नहीं थी। मैंने टीवी पे, नेशनल टीवी पे बोला था, मैंने कहा मैं नुपुर को आपके जरिए, मैंने ये हर नेशनल टेलीविजन पे बोला था, मैंने कहा मैं नुपुर को एक बात कहना चाहता हूं कि नुपुर को गलत फहमी हुई है। मैं सिर्फ नुपुर को प्रॉफिट की जिंदगी की जो किताब है और एक नॉन मुस्लिम के हाथों लिखी हुई है वो मैं भेजना चाहता हूं, आप पढ़िए। आप पर मुस्तशरिकीन का असर है, ओरिएंटलिस्ट का। जी। आप ये पढ़िए और फिर आप तय कीजिए कि आज 1400 साल के बाद भी करोड़ों की तादाद में गैर मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने ऊंचे मकाम पे क्यों रखते हैं? आप पढ़ लीजिए बस। तो आप मुझे बताइए वो तरीका है या? अच्छा, एक और बात, आपकी बात का जवाब देता हूं। ये सरकार ने पहले से ही कहा था, सरकार ने कहा था ना कि अगर जुलूस में निकलोगे तो हम बुलडोजर लगाएंगे, कहा था ना। सही गलत छोड़ दीजिए जी, सही गलत छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा था भाई, मैंने कहा है कि मेरे घर का, ये मेरा घर है, अगर कोई अंदर एंटर होगा तो गोली मार दूंगा। अब वो मेरा कदम गलत है उसमें। एक मिनट, डेमोक्रेसी, अरे डेमोक्रेसी, उन्होंने एक मिनट, उन्होंने जब कहा था ना उन्होंने, तो क्या जरूरत थी? अच्छा, जो चढ़ाने वाले थे वो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था उसमें, जो आपको चढ़ा रहे थे उनमें से किसी का बच्चा था उसमें जुलूस में? नहीं, कोई नहीं था। हाँ, तो फिर जी, तो कब तक कौम बेवकूफ बनेगी भाई? हदीस पाक में यह आता है कि मुसलमान एक बिल से 2 बार डसा नहीं जाता। एक बार गलती हो सकती है कि आ गया, दोबारा नहीं होता। ये कौन से हैं भाई हम कि बार बार हम डसे जाते हैं, बार बार हम गलतियां करते हैं? क्या जरूरत थी, आप मुझे बताइए। वो उनका डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए अभी। उन्होंने कहा था कि अगर ये होगा, वो अलग बात है कि मेरा गलत ऑर्डर है, ऑर्डर था ना, तो क्या जरूरत थी छाती ठोक के ऐसे निकलने की? और गया कौन? आप मुसलमान, वो जो बेचारे का कोई लेना देना, जो ऊपर बैठे हैं वो आए थे। तो भाई हम कब तक बेवकूफ बनेंगे? कब? देखिए, जोश जरूरी है जी, लेकिन अक्लमंदी यह है कि ये आपका जोश सही जगह पे चैनलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा जी, वरना जाय हो जाएगा आपका जी। आपका जोश रोजाना जाय हो रहा है। हमको अक्लमंदी, होशियारी, गुस्सा आना बहुत जरूरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बेवकूफ आदमी है जिसको गुस्सा नहीं आएगा जी, मेरे जज्बात भड़केंगे, लेकिन अक्लमंद वो है कि अपने गुस्से को सही जगह पे चैनलाइज करे, वरना ये तो बेकार हो जाएगा। और इनको मालूम है कि इनको गुस्सा में लाओ, आ जाएंगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, इस्लाम खतरे में। मुझे अमर सिंह कहते थे, गुजर गए, वो कहते थे कि आपकी कौम के लिए तो जफर भाई 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बस बोले लाल कप ग्रीन बांध दो और स्टेज पे आके बोलो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, इस्लाम खतरे में, अडवाणी को जेल में भेजेंगे। बस 3 जुमले बोल दो, पूरी कौम दीवानी आपकी और काम हो गया। तो यही करोगे आप? यही चाहिए हमको अब भी कि हम कुछ यार संजीदगी से सोचेंगे, तो ऐसे ही होता रहेगा। सर, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये खुद को, अपने आप को अपराधी साबित करने की, खुद अपना दूसरे की गलती अपने ऊपर दोषारोपण करने की। बहरहाल, आप ये बताइए सर, आपके कई सारे रूप लोग देखते हैं, आप कभी क्या बातें आपकी ऐसी होती हैं जो सीधी सरकार से टकराती है जाकर के। कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जो लगता है कि सीधी जैसे बीजेपी की जुबान बोल रहे हो। तो ये सब किसे माने, किसको समझे? मेरी कौन सी बात है जो बीजेपी को मैंने बताई? बताओ आप मुझे जरा, बताओ। जिस तरह नहीं बताओ जी, ये नहीं बात करो तो दम से करो। कौन सी बात है कि जो मैंने बीजेपी वाली बात की अभी बताइए? अब भी जी सर, नहीं बताइए, नहीं बताइए। मेरा एक ही रूप है सर जी, भाई मेरा रूप एक ही है। पहली बात तो मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं। आप बोल रहे हो ना जी, तो आप जब जना आपके सामने होना चाहिए ना, कौन सी बात है? बीजेपी क्या, कौन सी बात सर? सुनिए, कौन सी? अच्छा सुनिए तो सही सर, जब जिस वक्त में मुसलमान पीएम मोदी से, उस वक्त में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब दूरी बना रहे थे, तब आप उनके करीब गए। एक मिनट आपको यही छोड़ूंगा मैं। नहीं, गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन था? नरेंद्र मोदी। अच्छा जी, तो मुसलमानों के अगर गुजरात के मसले हों जी, तो मैं नरेंद्र मोदी से बात नहीं करें तो क्या परवेज मुशर्रफ से बात करते?
या हसीना वाजेद से बात करते हैं। हसीना वाजेद तो बहुत दूर की बात है, आप प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से भी नहीं करते। गुजरात अगर मसला जिस स्टेट का है जी, जी। तो मैं मोदी से नहीं बात करूं तो किससे करूं? जी सर। तो मतलब क्या, यानी नहीं करनी चाहिए। ओवैसी साहब ने कहा आपको, ओवैसी साहब ने जो बोला छोड़ दीजिए ना, मुझे नहीं। जी। ओवैसी साहब ने जो बोला उनकी सर आंखों उनको रखिए, दूसरी बात कीजिए। तो क्या यानी मोदी से नहीं मिले तो किससे मिले? आप बताइए। आपका यूपी में मसला होगा अगर अभी जी, तो आप योगी से नहीं मिलोगे, योगी से मिलेंगे। तो फिर आप मुझे क्यों इल्जाम धरते हो कि मोदी से मिले थे? इल्जाम मैं नहीं करता, वो लोगों की देखिए, इस जो लोग, जिस कौम ने सर सैयद को नहीं बख्शा, जिस कौम ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को नहीं बख्शा, जिस कौम ने मौलाना आजाद को नहीं बख्शा, मैं कौन सी खेत की मूली हूं भाई? तो ठीक है, वो छोड़ दीजिए। मैं तो आपकी बात का जवाब देता हूं। आप बताइए ना, मोदी को ना मिलते तो किसको मिलते? गुजरात का मसला है, मोदी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, तो हम मोदी के अलावा किसको मिलते? आप बताइए। नहीं, मुझे आपसे जवाब चाहिए। उन लोगों की नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं। आप जवाब दीजिए मुझे, आप मुझे जवाब दीजिए कि किससे मिलते? ये बात उन लोगों को समझ, उन लोगों को नहीं समझानी ना, मैं आपको पूछ रहा हूं। आप नहीं, आपने मुझे पूछा है। जैसे मैं तनकीद करने वालों में नहीं, तो आप, मैं तो आपको पूछ रहा हूं। मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि योगी हैं, अभी योगी साहब हैं यूपी में, अगर मसला होगा तो आप क्या राहुल गांधी से बात करोगे? नहीं, तो किससे करोगे? दूसरी बात ये सर, जो आपने कहा मिलने की बात, डायलॉग की बात, उसमें मिलते ही ये आता जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मिले तो आप पर जो है कौम के ही कुछ, मुसलमानों के ही कुछ लोग निकलते हैं, वो इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। ओ सब देखो, मैं यार ये इल्जाम से तो मैं डरता ही नहीं हूं यार। नबियों पे इल्जाम लगे कि नहीं लगे? लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे लगा था इल्जाम जी। मैं क्या हूं? तो इल्जाम से तो मैं डरता ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं डरता। देखिए, हमारे बहुत सारे मुसलमान, मैं नाम लूंगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, जो तन्हाई में मिलते हैं बंद कमरों में, वहां जाकर। मैं तन्हाई में नहीं मिलता, मैं खुल के मिलता हूं, और जो बात है खुल के कहता हूं। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करता जी। वो कौन लोग हैं जो मिलते हैं? छोड़िए ना, आप सबको मालूम है। अच्छा, सबको पता है कौन है। आप नहीं बताएंगे? मैं क्यों बताऊं? आप सबको मालूम है कि कौन कौन मिलते हैं। मैं खुल के मिलता हूं, मैं मुनाफिकत नहीं रखता। तो जब सीधा मेरा ये है भाई। तो सर, जब आप मिलते हैं तो कभी ये बात नहीं होती कि ये जो नारे लगते हैं मुसलमानों के खिलाफ, या जिस तरह से बिल्किस बानो का, आप चूंकि गुजरात से हैं सर, जिस तरह से उनके गुनहगारों का महिमा मंडन किया गया, मालाएं पहनाई गई, तो कभी ये नहीं लगता कि ये समाज को जरूरत है, समाज को ये नैतिक पतन हो रहा है समाज का इस तरह से? तो आपको क्या लगता है कि मैं वहां जाऊं कि मिल के क्या वेदर नहीं, यानी मैं वहां जाता हूं जी, तो मैं वेदर के बारे में डिस्कशन होता है? वेदर के बारे में जाहिर है वो तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, हर मसले की बात होती है। तो रिजल्ट कहाँ है सर? रिजल्ट देखो, ऐसा है ना, जरूरी नहीं है। आपको पूरा देखना पड़ेगा, 100 चीजों में कितनी चीजों में हुआ नहीं हुआ। और दूसरी बात, मैं एक बात को पहुंचाऊं कि रिजल्ट हो ना हो, हमारा काम है बात को पहुंचाना। सही असर करती है रिजल्ट से। मैं रिजल्ट से उम्मीद ही नहीं करता। तबलीग वाले, नहीं तो तबलीग जमात ही नहीं चलती। मैंने पूरी जिंदगी गश्त की है, वो घर घर 5% को भी मैं नहीं ला सका मस्जिद में कभी भी। तो क्या तबलीग वालों ने अपना काम बंद कर दिया? तो रिजल्ट तो यार अल्लाह मियां नहीं पूछता, और आप मुझसे रिजल्ट पूछते हो। कुरान कहता है साफ कि तुम्हारा काम है सही बात को पहुंचाना। अल्लाह पाक तो रिजल्ट पूछता नहीं है, और आप मुझसे पूछते हो रिजल्ट। यार ये कौन सी बात है? हमारा काम है, कुरान क्या कहता है? तुम्हारा काम है सही बात पहुंचाना, सही बात अमल करवाना नहीं। तो कुरान से भी आगे हो आप लोग। नहीं, ये तो यार एक मिनट, तो मेरा काम है बात पहुंचाना। रिजल्ट के लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, मैं बात नहीं पहुंचाता तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, बात बिल्कुल मैं पहुंचाता हूं। सर आप ये बताइए, आप असल में आप हैं क्या? आप शिक्षाविद हैं, आप नेता हैं, आप मैसेंजर हैं मुसलमानों के, यहाँ जो सरकार के और मुसलमानों के बीच का जो पुल है उसे बनाने का काम कर सकते हैं, क्या है सर आप? बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं मैसेंजर भी नहीं हूं जी, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है जी। मैं तो एक कारोबारी घर का हूं जी, बस। हाँ, और जो ताल्लुकात हैं तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि गुजरात में एक हालात थे तब जी कि भाई बीजेपी की हुकूमत थी, 2002 हुआ था, कोई मुसलमानों की बात को पहुंचाने वाला नहीं था, तो मैं एक बना उसमें। बाकी वो हो गया, और अब चूंकि चलते गए, तो आज भी चूंकि भाई हुकूमत है और मुसलमानों के मसले होते हैं तो मैं रखता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह 50% मसले सॉल्व होते हैं, या कम से कम उन तक पहुंचते हैं। तो मैं पहली बात तो लीडर तो हूं ही नहीं जी, मैं कोई मैसेंजर भी नहीं हूं,
मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, मैं एक कारोबारी आदमी हूं। और हाँ, चूंकि शिक्षा भी नहीं हूं, जो आप कहते हो मैं शिक्षाविद भी नहीं भाई, चूंकि मेरे खानदान में 1922 में मेरे परदादा ने अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी कायम की थी 1922 में, तो वो चलती थी, तो आते आते मेरे हाथ में आया, तो अपने छोटे मोटे एतबार से मैं उसको चला रहा हूँ। और फिर जो आप पर जो हमले होते हैं, चौतरफा हमले, वो हमले कई तरह से होते हैं सर। वो सियासी पार्टियों के लोग भी करते हैं, जो सामाजिक कारकुन हैं वो भी करते हैं, और जो मुस्लिम संगठनों के लोग हैं वो भी हमले करते हैं। ये क्यों होते हैं सब ये? वो तो ठीक है, मुझे बड़ा मजा आता है जी, अच्छा है, करें। और बेचारे 90% वो लोग हैं कि वो जानते भी नहीं है जफर सरेश वाला है कौन, गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, बेचारे बस वो करते हैं। तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है उस पर, मजा आता है। अच्छा, सियासत में जाने का आखिरी सवाल है, सियासत में जाने का अगर मौका मिलता है, क्योंकि इस वक्त में मोदी कैबिनेट मुस्लिम मुक्त है, राज्यसभा में अब एक मेंबर आया है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया हुआ, राज्यसभा और लोकसभा में कोई मुस्लिम एमपी नहीं है सत्ताधारी पार्टी का। भाई देखिए, अगर मौका मिलता है आपको तो आप जाना चाहेंगे, नहीं जाएंगे? देखिए, ये अच्छा है भाई, हम जो अभी कर रहे हैं वही अच्छा है। हाँ। और सियासत वाले जाने, वो सियासत जिनका काम है, मेरा बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है। बस ये अल्लाह पाक ने जो कारोबार दिया है और जो थोड़ा बहुत तालीम की बेदारी और जो अपनी कौम में जो कर सकते हैं, बस मैं समझता हूँ वही ठीक है, बस इससे आगे नहीं। जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? बस देखिए, पैगाम तो ये है मुसलमानों को कि हम अपने अंदर में काबिलियत पैदा करें तालीम की बुनियाद पर, बिल्कुल आखिरी दर्जे की काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। ये दो जो है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन है जो रेयर है। जिस कौम के अंदर आ गए नहीं है, तो जो आपको हाशिए पे रखते हैं ना अभी, वो आपके घर पे लाइन लगा के आपको ले जाएंगे। तो बस ये पैदा करना है, और इसमें हमको किसी की जरूरत नहीं है, बस हम अपने अंदर में ये दो चीजों को पैदा कर लें। तो जफर सरेशवाला के साथ बातचीत आपने देखी, उनका सीधा मानना है, सीधी अपील है मुसलमानों से कि मुसलमान अपने अंदर शिक्षा पैदा करें और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। उसके बाद जो ये समस्याएं हैं, इन सब का समाधान हो जाएगा, और इसके लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है।